हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नई चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 का चैप्टर 4 है, उद्योग। ठीक है ना। तो डियर, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और साथ में ऐसे टॉपिक को लेके आते हैं आपके पास जो कि आपके लिए सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमारा काम चैप्टर को भी डिस्कस करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास 8 का चैप्टर 4 उद्योग। ठीक है। हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप और विनिर्माण क्या होता है। अगर हम लोग कच्ची माल के जो है अगर लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादनों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए जो लुगदी कागज होता है, क्या अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को देंगे तो वो उसका इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको हम लोग अभ्यास पुस्तिका के रूप में देते हैं तो ऑब्वियसली वो उसका इस्तेमाल करता है। तो जब हम लोग इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। देखिए, उद्योग जो है ना, इसका वर्गीकरण किया गया है। और ये जो है आपका कच्चा माल हो गया, आकार हो गया, और स्वामित्व के आधार पर जो है हम लोग उद्योग को जो है वर्गीकरण करते हैं। कच्चा माल जो रहता है ना, जैसे कि अगर हम लोग उसका आधार पर, जैसे कि उद्योग के आधार पर जो है हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि कृषि आधारित होता है, खनिज आधारित होता है, समुद्र आधारित होता है, वन आधारित होता है। अगर हम लोग बोले भाई कृषि आधारित क्या होता है, तो कृषि आधारित उद्योग उसको कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ जो है उद्योग कर रहे हैं, अगर वो वनस्पति यानी पेड़ पौधे या जंतु से आधारित होती है तो उसको हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हो या आप मतलब कि किसी खेत में काम कर यानी खेत में काम कर रहे हो, फसल उगा रहे हो, सब्जियां उगा के बेच रहे हो, तो ये आपका खेती आधारित उद्योग हो जाता है। ठीक है। अगर खनिज आधारित उद्योग कहेंगे तो जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत कोई जो है ज़मीन से जो है आपका लोहा निकालते हैं, फिर कोयला निकाल रहे हैं, कोयला को उद्योग कर रहे हैं, खनिज निकालते हैं, बॉक्साइट निकाला जा रहा है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जा रहा है, एल्यूमिनियम से स्टील बनाया जा रही है, बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये खनिज आधारित उद्योग हो जाती है। समुद्र आधारित उद्योग अगर हम लोग बोले तो महासागर से जो उत्पाद का उपयोग हम लोग कच्ची माल के रूप में करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग मछली का बात करें या फिर ठीक है। और तो ये सब जो होती है ना, ये आपका समुद्र आधारित उद्योग होता है। वन आधारित अगर हम लोग बोले तो जैसे कि अगर हम लोग फर्न या लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फल हो गया या औषधि हो गया, तो जो कि अलग अलग चीज़ें जो हम लोग को वन से मिलता है, फिर उसका जो हम लोग उद्योग कर रहे हैं तो ये वन आधारित उद्योग हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, अगर हम लोग आकार की ईपी करें तो जैसे कि इसमें आपको पता है कि हम लोगों को पूंजी की ज़रूरत होती है, उद्योग करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है ना। तो इसके आधार पे जो है हम लोग दो भागों में इसको बांटते हैं। एक लघु आकार के उद्योग होता है, एक बृहत आकार के उद्योग होता है। अगर लघु आकार के उद्योग बोले हम लोग तो जो घरेलू उत्पाद, मान लीजिए घरेलू उत्पाद उद्योग जो हो गया, मान लीजिए कोई अचार बना के बेच रहा है, ठीक है ना, डब्बा बना के कोई अपने ही घर पे या पापड़ बना रहा है, तो इसको लघु आकार के उद्योग कहते हैं। लेकिन कोई अगर फैक्ट्री फार्म चला रहा है, करोड़ लाखों की संख्या में लोगों को चला रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बृहत उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्वामित्व के अगर आधार पर हम लोग देखें, ठीक है, तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग उद्योग का स्वामित्व और संचालन, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व का बात करें तो इसका संचालन सरकार द्वारा होता है। अगर हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोले या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोले तो ये सरकार चला रहा है। ठीक है। इसका जो है संचालन कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। अगर हम लोग संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो ये जो रहता है या तो एक व्यक्ति या तो कुछ व्यक्ति जो है या व्यक्ति का समूह जो है मिलकर ये उद्योग चलाता है, तो उसको कहते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण होती है। अगर सहकारी क्षेत्र का उद्योग की हम लोग बात करें तो इसका स्वामित्व और संचालन जो रहता है कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन जो लिमिटेड जो है और सुधा डेयरी जो है ये आपका सहकारी उपक्रम के एक उत्तर उदाहरण है। ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा कि सहकारी कार्य में कौन सा आ जाता है, तो सुधा डेयरी सहकारी जो है ये आपका जाता है और आनंद मिल्क यूनियन आ जाता है। देखिए, उद्योग नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, उद्योगों की अवस्थित को प्रभावित करने वाले, मतलब उद्योग को क्या क्या कारक जो है जो कि आपका उसको अफेक्ट कर सकता है। तो ये आप सबको पता होगा कि हम लोगों को कच्चा माल की ज़रूरत होती है, फिर विद्युत की ज़रूरत होती है, भूमि की भी ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत
होती है जाके जाके ताकि जो वो माल हो आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करें, फिर उसका संचार किया जा सके, उसमें श्रम लेबर की ज़रूरत होती है, उसमें पूंजी लगाना पड़ता है, फिर हमें एक अच्छे बाजार तक पहुंचाना रहता है ताकि हमारा माल जो है बिक सके, फिर हमें इस चीज़ों को करने के लिए जल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट रिविज़न कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो चीज़ बस हमें जानना है और हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करना जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भारत में कुछ औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि मुंबई पुणे समूह जो है, या बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो गया, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। देखिए, जो हम लोग एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें को याद रखिएगा, ये जो है एक तरह का औद्योगिक प्रदेश है। कभी कभी ऑप्शन आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये हम लोगों का लोहा इस्पात उद्योग है। इसमें से हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका जमशेदपुर के बारे में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है, और वो आपका भिलाई है, दुर्गापुर है, आपका बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राहुल केला है, सॉरी बोकारो है, और आप बोकारो है। ठीक है, ये एक ही प्रदेश में स्थित जो 4 राज्यों में फैला है, वो 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यानी ये कुछ आपका जो है आपका महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि ये जो है एक तरह का इस्पात उत्पादक केंद्र है। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राहुलकेला और बोकारो। और ये 4 प्रदेश में है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगर और विजयनगर भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है, सैलम तमिलनाडु में है, और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भद्रावती और विजयनगर का है कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश में, सलेम का है तमिलनाडु में है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ आपका दिया हुआ रहता है ना, वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें याद होनी चाहिए वो चीज़। ठीक है, अब देखिए हम लोग जमशेदपुर की बात करते हैं। जमशेदपुर जो है 1947 में 47 के पूर्व भारत में जो है एक इस्पात का कारखाना टाटा आयरन इंडस्ट्रियल कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, TISCO टिस्को कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का निजी स्वामित्व था, मतलब कि ये एक निजी स्वामित्व था, मतलब ठीक है ना। और ये आपका स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया था, और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। मतलब कि ये पहले निजी था, लेकिन फिर जैसे स्वतंत्रता मिली उसके बाद भारत सरकार ये अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, और बाद में साक्षी का नाम बदलकर जो है टिस्को साक्षी में, और अभी साक्षी का नाम बदल के ये जमशेदपुर रख दिया गया है, जो कि आपका कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है। तो भौगोलिक रूप में जमशेदपुर जो है देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में जो है सार्वजनिक सुविधाजनक स्थान है। ठीक है, सुविधाजनक स्थान है, जैसे कि साक्षी को कई कारण से यहाँ पे आपका इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो याद रखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये स्थान जो है ना बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, रेल मार्ग यानी सामने जो है ट्रांसपोर्टेशन इसको मिल जा रहा है। तो बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान जो है लो एस्क कोयला मैग्नीज और के साथ साथ कोलकाता के निकट भी है। वहाँ विशाल बाजार उपलब्ध है, मतलब इसको बेचने के लिए बाजार भी मिल जा रहा है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से, और इसको कोयला जो है कोयला क्षेत्र से मिल रहा है, जो कि नज़दीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इसको लोहा मिल जा रहा है। चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त हो जा रहा है। खरखई और स्वर्णरेखा नदी से इसको पानी मिल जा रहा है। ठीक है, और सरकारी प्रोत्साहन से इसे जो है प्राप्त पूंजी मिल जाती है। तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना जो है के बाद जो है कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किया गया था। इसमें रसायन इंजन की पुर्जी कृषि उपकरण मशीन टीन के चादरें केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग जमशेदपुर की को ही टिस्को के लिए क्यों चुने, कि वहाँ पे हर वो चीज़ मिल जा रहा था
जो चीज़ एक मतलब कि ज़रूरी होता है किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, ठीक है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ और भारत उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिक अपने आधारभूत और संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर रहा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना पिट्सबर्ग, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पिट्सबर्ग क्या है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ग्रेट लैक्स के नाम सुपरियर और ह्यूरन, ओटोरियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में ये सुपरियर झील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रभाव पर स्थित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सुपरियर झील जो है ना ये आपका सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब देखिए पिट्सबर्ग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण इस्पात, मतलब अगर हम लोग जमशेदपुर बोले तो ये भारत का हो गया, लेकिन पिट्सबर्ग अगर बोला जाए तो ये अमेरिका की बात कर रहा है। तो महत्वपूर्ण इस्पात का नगर है और पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध होता है, जैसे कि कच्चा माल जैसा कोयला जो है पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। और लो एस्क जो है इसको मिनीसोटा के लोहा के कारखानों से मिलता है और पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। और इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच जो है नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग जो है ये ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। ये एस्क की नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, मोनोगेहला और एल्गनी नदी से इसको जो है पानी भी मिल जा रहा है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल रही है और ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं और ये रेल, पटरी, उपकरण और भारी मशीनरी के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो पिट्सबर्ग समझ में आ गया कहाँ का है, तो ये आपका अमेरिका का है। तो देखिए उद्योग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर से अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर अगर आपको कोई भी कमेंट होगा ना मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।